क्या हो? स्टार्ट होगा अब। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे दी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे विषय विशेषज्ञ हैं श्री अरविंद मोहन सक्सेना, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है जो कानूनी सलाह के लिए इंटरेस्टेड है। जी, आपने कीमती वक्त निकाला, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम हमारे सभी दर्शकों को ये याद दिला दें कि ये एक लाइव टेलीफोन कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम आपको उचित कानूनी मशवरा दे सकेंगे। आज के हमारे विषय से संबंधित हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ हम चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम इसी बात का कंसर्न आपको बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे करके सभी लोग जॉइंट फैमिली से बढ़ते हुए न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ जा रहे हैं और हम सभी के परिवारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे बुज़ुर्ग ज़रूर होते हैं जिनके अधिकारों का हनन होता है, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती और उन्हें प्रॉपर अटेंशन भी नहीं मिल पाता। कभी कभी ये इंटेंशनली होता है, कभी कभी अनइंटेंशनली भी होता है। जब ये इंटेंशनली होता है और अगर किसी बुज़ुर्ग का या किसी भी सीनियर सिटीज़न का या माता पिता के अधिकारों का हनन होता है, तो उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो सेंट्रलाइज्ड एक्ट आया है एग्जिस्टेंस में, वो और फिर उसके बाद उससे संबंधित रूल्स जो कि स्टेट ने बनाए हैं, इन दोनों विषयों के साथ आज हम चर्चा को करते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका इतना लंबा इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है। एक्ट जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब और उससे पहले भी आपके समक्ष किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर सीनियर सिटीजन्स आया करते थे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, पहले जो है सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 125 के अंतर्गत वरिष्ठ जनों को भी, माता पिता को भी जो है अपने बच्चों से भरण पोषण लेने का अधिकार दिया गया था। यदि वो खुद अपने भरण पोषण करने में असमर्थ थे, उनके पास आर्थिक साधन नहीं थे या और कोई परेशानियां थी, तो वो अपने बच्चों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते थे। और वो एक जनरल लॉ था जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं था और प्रोविजंस के साथ इसको भी क्लब किया गया था जी। लेकिन समस्या की गंभीरता जब बढ़ती गई तो फिर हमारी पार्लियामेंट ने एक स्पेशल लॉ बनाया जो सीनियर सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करता है। ये जो एक्ट था, इसका नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं और एक विशेष ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया है जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिक अगर उनका भरण पोषण में उनके अपने खुद के परिवारजन कोई लापरवाही करते हैं या उनको तकलीफ पहुंचाते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो ट्रिब्यूनल में जाकर के रेमेडी ले सकते हैं। जी, तो क्या सभी माता पिता की और सभी सीनियर सिटीजन्स की पात्रता होती है या एक सर्टेन टाइम या एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके बाद से उनकी पात्रता शुरू हो जाती है इस एक्ट के अंतर्गत? जिन भी माता पिता को उनके बच्चों द्वारा उनका केयर नहीं की जाती है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, उनका भरण पोषण की व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए वो निगलेक्ट करते हैं उनके अरेंजमेंट्स के लिए, तो वो ऐसे लोग जो हैं जा सकते हैं इस ट्रिब्यूनल में। और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल रखा गया है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स कुछ उम्र के साथ जो है कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनको सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए जो है इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल प्रावधान रखा गया है इस लॉ में। अभी आपने जिक्र किया था ट्रिब्यूनल का, तो जैसे हम जनरली मेंटेनेंस की जब भी बात करते हैं महिलाओं या बच्चों के लिए, तो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत और अलग अलग कोड्स और एक्ट्स के अंतर्गत जो है वो
न्यायालय में चलता है। जी। तो माननीय न्यायालय में ऐसी चीज़ों की शुरुआत होती है जिसमें हम मेंटेनेंस क्लेम करने की बात करते जी। हैं, लेकिन जो ये एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, तो ये भी न्यायालय में चलता है या फिर कोई नहीं, और? ये एसडीएम कोर्ट में जो है ये ट्रिब्यूनल जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें एसडीएम लेवल का ऑफिसर जो है प्रोसीडिंग ऑफिसर होता है इसका, और वो जो है इस तरह के एप्लीकेशंस को जो है डिसाइड करता है। ये सिविल कोर्ट्स में नहीं जाते मैटर्स। सिविल कोर्ट्स को जुरिडिक्शन नहीं है इसमें। सिविल कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन नहीं। तो फिर जिन किसी को भी अगर एप्लीकेशन देनी होगी या जैसे पिटीशन फाइल की जाती है, तो क्या उसी तर्ज पे एसडीएम कोर्ट में भी पिटीशन जाती है? इसमें क्या है कि आपको जो ट्रिब्यूनल में खुद एप्लीकेशन दे सकते हैं या आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को। यदि मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन खुद नहीं जा सकता तो वो किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है कि उसके बिहाफ पर जाकर के एप्लीकेशन लगाए। इवन वो किसी संगठन को, अगर कोई समाज सेवा करने वाला संगठन है, वो भी उसकी तरफ से जा सकता है। और इवन ट्रिब्यूनल जो है उसको स्वप्रेरणा से भी जो है कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है ट्रिब्यूनल, लेकिन ट्रिब्यूनल को जानकारी रहती है कि कोई व्यक्ति जो है ऐसा है जिसके लिए जो ज़रूरी इंतजाम हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, और जो लोग जिनको करना चाहिए, जो जिनके पास प्रॉपर्टी है वो नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या किसी कारण से नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद स्वप्रेरणा से भी कार्रवाई शुरू कर सकता है और आदेश पारित कर सकता है। जी, तो कितने टाइम में इसका इसी बीच में हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से हमारे एक व्यूअर जुड़े हैं जबलपुर से, अशोक जी। हेलो, सवाल पूछिए। हेलो अशोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। हेलो 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 जी, पूछिए। हेलो जी, थोड़ा ऊंचा बोलें प्लीज। हेलो जी, सवाल कीजिए। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक, आप सवाल पूछिए प्लीज़। अरे तो आप जबलपुर से थोड़ी बोल रहे हैं? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं बताएं? जबलपुर से नहीं, आप दतिया से बोल रहे हैं? दतिया से बोल रहे हैं जी अशोक जी, दतिया से आपका बहुत स्वागत है। अब बताएं आपका सवाल पूछिए। नहीं, आपने वृद्धावस्था के बारे में जो कानूनी सलाह दी है जी, उसके अंतर्गत कितनी एज से शुरू होती है वृद्धावस्था, ये बताएं आप। जी, वरिष्ठ जन के लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की जो है सीमा रखी गई है। जब 60 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो वो वरिष्ठ जन की श्रेणी में आ जाते हैं। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। ये टेलीफोन के माध्यम से हमारे साथ अभी दतिया से अशोक जी जुड़े थे, इनका ये सवाल था। सर, आप हमें ये बता रहे थे कि एसडीएम कोर्ट में इन प्रकरणों का निराकरण किया जाता है, और जो भी कोई सीनियर सिटीज़न या बुज़ुर्ग हैं वो पिटीशन या एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए किसी को ऑथराइज भी कर सकते हैं, और किसी एनजीओ के माध्यम से भी एप्लीकेशन जो है ट्राइब्यूनल तक पहुंचा सकते हैं। वो भी जा सकता है वहाँ पर उनकी तरफ से और शिकायत दर्ज करा सकता है। जी। तो क्या इसमें कोई टाइमलाइन भी होती है सर? इसमें जो है जो ट्रिब्यूनल को ये कानून ने कहा कि ऐसी प्रकरणों को जो है 90 दिन के अंदर डिसाइड कर देना चाहिए। 90 दिन में? जी हाँ, 90 डेज में। अच्छा, और जैसे मान लीजिए ऐसे भी कई बुजुर्ग होते हैं जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम भी देख रहे होंगे, और हो सकता है कि वो ऐसी किसी असुविधा को फेस भी कर रहे हों उनके अपने जीवन में, और वो चाहें कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारी बातचीत के बाद वो लाभ लेना चाहें उनके अधिकारों की जानकारी के बाद, तो वो किसी को भी ऑथराइज करने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करें कि ठीक है ये व्यक्ति विश्वास पात्र मालूम देता है? देखिए, उनके पड़ोस में या उनके कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगता है उनको कि उनका शुभचिंतक है या उनकी मदद करने के लिए तत्पर है, तो ऐसे व्यक्ति को वो एक जो है ऑथराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन में के साथ कोई अथॉरिटी भी देना होती है? एक अथॉरिटी भी बन नहीं कि हम इनको हमारे इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए इनको अधिकृत करते हैं, उसमें लिख के उनको दे सकते हैं उनको। तो ये अथॉरिटी क्या पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी होती है? नहीं, पावर अटॉर्नी नहीं है, ये एक सिंपल अथॉरिटी है। जी, क्योंकि क्या है इसका उद्देश्य ये है कि कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनको हटाने का उद्देश्य है इसका कानून का। इसलिए इसमें क्या रखा गया है कि वकीलों को जो है ना अलाउ नहीं किया गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, ताकि टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह डिले होते हैं प्रोसीडिंग्स, इसका उद्देश्य है कि इस चीज़ों को सिंपल रखना। इसलिए इसमें एक सुलहकर्ता अधिकारी का भी जो है प्रावधान रखा गया है अपने यहाँ मध्य प्रदेश शासन में, जो नियम बनाए गए हैं, ताकि अगर किसी मसले को सुलह से भी निपटाया जा सकता है। मान लीजिए कि वो आवेदक जो है गया ट्रिब्यूनल और उसने अपना आवेदन दिया, दूसरी तरफ से पार्टी आई और उसने भी अपना जवाब दिया, और
जो प्रिसाइडिंग अफसर है ट्रिब्यूनल का, उसको लगा कि ये मसला सुलह से भी डिसाइड किया सकता है, तो वो सुलह करता अधिकारी से कह सकता है कि आप इनको कोशिश करिए कि आपसे बिठा करके इनको इनकी बात सुन करके कोई ऐसा सेटलमेंट डेवलप कीजिए जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, दोनों को स्वीकार हो। हाँ, और इस तरह से मसला सुलझाया जा सकता है, वो हमेशा प्रेफरेबल होता है। ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसे भी कई बुजुर्ग होते हैं जिनकी संतान नहीं होती, हाँ, नहीं तो और उनकी जो केयर कर रहे होते हैं उनसे असुविधा हो जाती है, तो फिर उनको भी इसी कैटेगरी में बिल्कुल प्रक्रिया तो वही है, चाहे वो अपने लोग से परेशानी हो या किसी को, जैसे उन्होंने संपत्ति दे दी और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि संपत्ति हम आपको इस आधार पर दे रहे हैं कि आप हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हमारी व्यवस्थाएं देखेंगे, हमारे खाने पीने की, हमारे मेडिसिन की, मेडिकल केयर की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं जी, तो फिर इसी लॉ के अंतर्गत उनके अगेंस्ट भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए ये डिसाइड, एक सलाह के रूप में हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि कोई बुज़ुर्ग को किस तरह से किसी को ऑथराइज़ करना चाहिए, क्या लिखित रूप में करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी दे रहा है वो, तो वो प्रॉपर्टी वो गिफ्ट कर सकता है या अदरवाइज कोई दूसरे मोड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो, और उस ट्रांसफ़र में वो लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है हम इस के साथ ये एक जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन लिखी हुई है और उसने उसको डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो उस प्रॉपर्टी को वापस लेने की भी प्रक्रिया कर सकता है, ये और वो उसमें प्रॉपर्टी होना वापस आ चाहिए। जाएगी उसके पास। जी जी, और अगर कोई प्रॉपर्टी बेच दी जाती है और ख़रीदार को ये मालूम बता दिया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को बेचते समय ये दायित्व आप पर दिया जा रहा है कि आप उसको जिसका मालिक है उसको आप बुढ़ापे में देखभाल करेंगे, तो भी उसको देखभाल करनी पड़ेगी। ये मतलब एक उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रहेगी। जी जी अगर जी, वो उसमें डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसमें फिर कार्रवाई करके वो प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए और यही कार्रवाई जो है ये एसडीएम कोर्ट से की जा ट्रिब्यूनल सकती जो है। है, ट्रिब्यूनल रहता है, ट्रिब्यूनल जी। में एसडीएम लेवल का ऑफिसर रहता है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। जो संपत्ति की जो सुरक्षा की जाती है, जी, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिफाइन करने की बात आप बता रहे हाँ, हैं, कई बार सीनियर सिटीजन्स इतने प्रोएक्टिवली नहीं पेश आ सकते, नहीं होते हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। बारीकियों को वो नहीं सोच नहीं, पाते हैं। नहीं जानते। कई बार उनको सिर्फ उन ज़रूरतों का कंसर्न रहता है जो उनके रूटीन से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग टर्म और बहुत बारीकियों में जो लोग अगर लालच में या लोभ में ऐसी चीज़ों को अपने नाम करवा लें, तो वो ड्राफ्टिंग या वो पूरा जो पिटीशन या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है उसको कैसे वेरीफाई करवाया जा सकता है? क्या इसके लिए भी ट्राइब्यूनल को अप्रोच किया जा सकता है कि आप ये तैयार करवा दीजिए? नहीं, देखिए, ट्रिब्यूनल तो जब प्रॉब्लम आएंगी तब रेमेडी के लिए है अच्छा, शुरुआत में नहीं? है ना। और उसके पहले तो क्या है, जो संगठन है, समाज सेवी संगठन है, उनकी भूमिका है कि वो ऐसे लोगों के लिए जो है कानूनी सलाह, देखिए वैसे तो लीगल एड सर्विसेज हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जी, उसके अंतर्गत है जो समाज सेवी, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो जी। कि जो गरीब लोग हैं, जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सलाह देते हैं, सीनियर सिटीजन्स को देते हैं, तो ऐसे लोगों से मदद ले सकते हैं वो, जी, और निश्चित रूप से उनको गाइड करेंगे कि किस तरह से उनको अपने राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार करते समय क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, जैसे वसीयतनामा लिखना है, हाँ जी। वसीयतनामा कैसे लिखा जाता है। तो इसमें जो है नेचुरल है कि जो समाज सेवी संगठन है या इस तरह के भावना रखने वाले जो व्यक्तिगत तौर पर काम करने वाले लोग हैं, वो मदद करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप समाज सेवी संगठनों को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा कोई भी डील अगर आप फाइनल कर रहे हैं किसी के भी साथ, उससे पहले इसी के साथ जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कार्यरत है, राज्य स्तर पे भी कार्यरत है और राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्यरत है। आप अगर वहाँ अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं, लीगल एड सेक्रेटरी होते हैं, वो उनको डेफिनेटली जो है जो भी लीगल एड की ज़रूरत है वो देंगे। उनके ऑब्जर्वेशन में आप ऐसा कोई भी दस्तावेज़ तैयार करवाएं, वहाँ पर आपको पैरालीगल वॉलंटियर्स भी मिलेंगे और आजकल तो डिफेंस काउंसिल्स भी वहाँ पर होते हैं। और देखिए, मैं हर एक से कहता हूँ, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो या कॉमन मैन हो, जी, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, तो कानूनी सलाह लेकर कीजिए, ताकि धोखाधड़ी के चांसेस कम रहते हैं। जी, अगर आप बगैर कानूनी सलाह के कोई काम करते हैं तो उसमें जो चालाक और धूर्त किस्म के लोग हैं
वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, हमेशा ये मार्जिन रहता है। बेहतर यही होगा कि आप उसमें जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको ध्यान रखें, ध्यान क्योंकि रखें। भाषा बहुत मायने रखती है, बहुत जो मायने। डॉक्यूमेंट होती है बिल्कुल। और सिग्नेचर्स और अप्रूवल और वो जो भी कोई संपत्ति है वो किस हद तक आपके योग्य है, खरीदने योग्य है भी कि नहीं, फ्री फ्रॉम लाइबिलिटीज़ है कि नहीं, और किस हद तक अप्रूव्ड है, ये सब चीज़ों के लिए आपको कानूनी एक जांच मशवरा जो है, कानूनी जांच बहुत जरूरी, स्क्रूटनी जिसे कहते हैं, वो बहुत जी, जरूरी है। उसके बाद ही ये करना चाहिए। विशेष रूप से अगर हम लोग सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल्स में भी क्या कुछ विशेष प्रावधान होते हैं एक्चुअली क्या है ट्रीटमेंट के दौरान? कि इस एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें एमपी गवर्नमेंट ने जो है रखा है कि सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से बेड रखे जाएंगे, उनके लिए अलग से क्यू होगी, और उनकी ओल्ड एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था रखने का प्रावधान रखा गया है। तो ये सभी अस्पतालों में ये होगा? सभी शासकीय अस्पतालों के लिए निर्देश हैं इसमें। जी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स के केयर टेकर्स हैं या उनके अपनी संतानें हैं, वो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि इस सुविधा का लाभ उनके बुज़ुर्गों को, उनके पेरेंट्स को मिल रहा है या नहीं। इसी के साथ ये जो एक्ट है, क्या ये सेंट्रलाइज एक्ट है? हाँ, ये सेंट्रल एक्ट है, पूरे देश में ये प्रभावशील है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वो मध्य प्रदेश का इम्प्लीमेंटेशन के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। आपको इंटरप्ट करूंगी, हाँ। एक फ़ोन कॉल हम ले लें। हमारे हाँ, साथ बिल्कुल। पन्ना से सरिता जी जुड़ रही हैं टेलीफोन के माध्यम से। हेलो जी मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर पेंशन बढ़वानी हो किसी को तो आवेदन कहाँ कर सकते हैं, और अगर टाइम पे पेंशन मिल रही हो तो शिकायत कहाँ कर सकते हैं? देखिए, पेंशन संबंधी जो परेशानियां हैं वो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है जिसके आप एम्प्लॉय रहे हैं वो दूर करता है। अगर पेंशन आपकी कम मिल रही है या नहीं मिल रही है तो वो आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप उनके पास जा रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर आपके पास सीएम हेल्पलाइन है, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराइए आप, या डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक अपनी शिकायत पहुँचाइए आप। अच्छा जी। ठीक है सर, शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सरिता जी आपके इस फ़ोन कॉल के लिए। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ सर हम इनके फ़ोन कॉल के पहले जो बात कर रहे थे कि ये एक्ट सेंट्रलाइज्ड है और इसके रूल्स स्टेट वाइज बनाए गए हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं? हाँ, ये जो स्टेट ने रूल्स बनाए हैं वो मध्य प्रदेश के लिए हैं। जी। इसमें जो एग्जीक्यूशन ऑफिसर होते हैं उनका क्या रोल रहता है सर? देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफिसर का रोल होता है कि जो ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं ट्रिब्यूनल द्वारा उनको एग्जीक्यूट कराना। जैसे मान लीजिए कि कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया उन्होंने कि इनको इतने रुपए पर मंथ जो है मेंटेनेंस देना है, उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है ये एग्जीक्यूशन अधिकारी जो होते हैं ये इनका काम है कि उसको एग्जीक्यूट कराना। यानी कि आदेश पारित होने के उपरांत उनका कार्य उनका शुरू होता है। और देखिए, यदि जिसके खिलाफ ऑर्डर किया गया है मेंटेनेंस का, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ट्रिब्यूनल जो है उनके जो एम्प्लॉयर हैं या उनका जो डिपार्टमेंट का हेड है उसको भी वो निर्देश दे सकते हैं कि इतना रुपया पर मंथ इनके वेतन से काट करके और जिस आवेदक है उसके बैंक में डिपॉजिट किया जाए। कितनी सुंदर परिकल्पना है। जी। और दुखद है अगर बच्चे स्वयं अपने पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स के बारे में नहीं सोच सकते, एंड देन उसके बाद इस हद तक नियम जो हैं उनके फेवर में बनाए गए हैं कि उनके बच्चों के कानून बनाने की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब समाज अपने दायित्व को सही ढंग से निर्वहन नहीं करता है। जी। समाज इसमें परिवार जुड़ा हुआ है। यदि परिवार के लोग अपना दायित्व निर्वहन नहीं कर रहे हैं बुजुर्गों के प्रति, तो बुजुर्गों के कल्याण के लिए, बुजुर्गों की देखभाल के लिए ये कानून बनाना पड़ा है सरकार को। जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें सुलह अधिकारी का जो प्रावधान है, जी हाँ। उनका रोल कब से और कब तक रहता है? मैटर ट्रिब्यूनल में पहुंच जाता है और अपोजिट पार्टी भी अपेयर हो जाती है वहाँ पर और अपना पक्ष रखती है वो, और दोनों से बातचीत करने के बाद जो ट्रिब्यूनल का ये व्यू है कि ये मसला आपसी सुलह से सुलझना संभव है, तो वो सुलह अधिकारी को वो मैटर रेफर कर देता है। सुलह अधिकारी फिर दोनों पक्षों को बुलाकर दोनों की बातें सुनते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उन दोनों के द्वारा स्वीकार कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आए जिसको दोनों पक्ष स्वीकार करते हों, और फिर उसके आधार पर वो एक ज्ञापन तैयार करते हैं और वो ज्ञापन जो है ट्रिब्यूनल को भेजते हैं कि ये मैटर इस तरह से जो है इन टर्म्स कंडीशन साथ सुलझ गया है। उस ज्ञापन के आधार पर ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर पास कर देता है।
जी, क्या ऐसा भी होता होगा सर कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनका थोड़ा सा टेम्परामेंट डिस्टर्ब्ड हो जाता है कई बार, देखिए और उनकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं ओल्ड एज में, जब विशेष रूप से जब उनको अपने बच्चों से निराशा होती है तो ये प्रॉब्लम्स जो है और भी ज़्यादा एग्रेवेट या गंभीर हो जाती हैं। जी, तो उसके लिए मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो वो उसके लिए व्यवस्था इसमें की गई है कि जो भी व्यक्ति का दायित्व है उनके भरण पोषण का, उसको उनके मेडिकल केयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी। बिसाइड्स दैट जो ट्रिब्यूनल के पावर्स हैं, क्या उसमें कुछ अधिकतम राशि का भी प्रावधान हाँ, है? उसमें ट्रिब्यूनल को 10,000 रुपये मैक्सिमम जो है मंथली जो है मेंटेनेंस देने का पावर है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि ये ट्रिब्यूनल ही हमारे लिए होगा? जैसे हम जनरली जब बेसिकली लॉ भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कहीं को बिलोंग करता है तो वो वहाँ की कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, या जहाँ कोई घटना हुई है तो वो इस क्षेत्राधिकार की घटना है। ये कैसे डिसाइड होता है कि ये इस ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा? देखिए, जिस जिले में वो व्यक्ति रहता है, जिसको तकलीफ है, जिसको परेशानी है भरण पोषण संबंधी, वो उस जिले की जो है ट्रिब्यूनल में जा सकता है। तो ये ट्रिब्यूनल जिलावार बनाए गए हैं? जनरली एक जिले में एक तो ट्रिब्यूनल रहता ही है, लेकिन जहाँ पर काम अधिक है या जहाँ भौगोलिक क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पर एक से अधिक भी ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश होते हैं, और फिर उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर देता है कि आप जैसे इस तहसील का ये ट्रिब्यूनल सुनेगा, इस तहसील के मैटर्स ये ट्रिब्यूनल सुनेंगे। तो सर फिर ऐसा भी होता होगा कई बार कि जैसे आपने अभी बातचीत के दौरान हमें बताया भी था कि इसमें अधिवक्ता की आवश्यकता महसूस नहीं की गई इसमें है। अधिवक्ता के पार्टिसिपेशन को रोका गया है। जी, तो अगर अधिवक्ता का पार्टिसिपेशन नहीं है तो एक लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में ही कोई बुजुर्ग अपनी एप्लीकेशन पहुंचा देंगे। बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही है कि टेक्निकल जो इश्यूज हैं उनको दूर रखना, चीज़ों को एज सिंपल एज पॉसिबल जी रखना। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि फैक्ट्स को बिल्कुल अच्छे से या एविडेंस के साथ रखने की आवश्यकता पड़ती है, या एनजीओज़ के माध्यम से भी आपका कहना है कि वो भी समाज सेवी संगठन जो है पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। वो किस तरह से होता है? देखिए, प्रोफेशनल हेल्प का तो इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है। रखा ही नहीं गया। इसका उद्देश्य यही है कि जो लिटिगेशन में डिले वगैरह हो जाती है कभी कभी, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसलिए रखा गया है कि इस प्रोसीजर को जितना हो सके संक्षिप्त प्रक्रिया रखी गई है, एक समरी प्रोसीजर रखा गया है, और इसमें वकीलों को जो है इसमें पार्टिसिपेशन से दूर रखा गया। तो 90 डेज में इसमें टाइमलाइन होती है, 90 डेज के अंदर इनको डिसाइड करना चाहिए ट्रिब्यूनल को, और विशेष परिस्थितियों में अगर कोई कारण है तो 1 महीने और बढ़ा सकते हैं समय, जिस कारण का उल्लेख हमको करना पड़ेगा अपने प्रोसीडिंग्स में। और अगर असंतुष्टि है तो, और इसके अगर कोई ऑर्डर जो पास किया उससे आप असंतुष्ट हैं तो उसका लिए एक अपील ट्रिब्यूनल भी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है। ओके, वो भी फिर ट्रिब्यूनल ही होगा? हाँ, ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो आप उस अगर एग्रीव्ड हैं या दुखी हैं, उससे संतुष्ट नहीं है उस ऑर्डर से, आप अपील पेश कर सकते हैं। और उसमें भी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है? उसमें भी आप जो है स्वयं या अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति या संगठन के द्वारा आप अपील पेश कर सकते हैं। अच्छा, जिस भी क्षेत्राधिकार में सीनियर सिटीजन्स निवासरत हैं, वहाँ की पुलिस की भी क्या कुछ विशेष जिम्मेदारी होती है? देखिए, पुलिस के लिए भी जो है मध्य प्रदेश शासन ने जो नियम बनाए उसमें ये रखा गया है कि हर थाने को की जिम्मेदारी है कि यदि ऐसा सीनियर सिटीजन अकेला रहता है तो उसका वो एक रजिस्टर मेंटेन करे। रजिस्टर मेंटेन करें। और उनकी जिम्मेदारी है कि किसी एक समाज सेवी के माध्यम से वो उससे संपर्क बनाए रखें, और यदि उसको कोई शिकायत या परेशानी है तो उसको वो प्राथमिकता से उसका निराकरण करें। अगर उन्हें कुछ शिकायत करनी है पुलिस के पास, जी, तो उसमें भी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं? आवश्यकता नहीं, पुलिस के पास आने की तो अधिवक्ता का कोई रोल ही है नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि रोल तो कोर्ट के अंदर रहता है नॉर्मली, और अपनी शिकायत करने के लिए कोई भी कौन आदमी जाकर अपनी शिकायत कर सकता है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन जाकर सकता है शिकायत, या कई बार शिकायतों के माध्यम से शिकायत कर सकता है। कई बार शिकायतों को एंटरटेन नहीं किया जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को? अगर पुलिस वाले एंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो देखिए फिर आपके पास वही है कि आप जो है वरिष्ठ अधिकारी के पास जाइए, जिले के वरिष्ठ अधिकारी के पास जाइए, और बताइए कि जो है ये शिकायत उनकी नहीं रजिस्टर की जा रही है, या फिर जो सीएम हेल्पलाइन है, जो भी गवर्नमेंट के और जो मैकेनिज्म है उसको जाइए, और फिर अंत में तो जो है कोर्ट जाना पड़ेगा। जिसकी ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वरिष्ठ आदमी को बेचारे कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, वो सबसे उत्तम सामाजिक व्यवस्था है। बिल्कुल, हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे।
कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं दी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट और इससे संबंधित रूल्स के बारे में। इस विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। इसमें ये पूछ सकते हैं कि क्या क्रिमिनल नेग्लेक्ट के क्रिमिनल केस भी किया जाता है, यदि वो छोड़ देते हैं उनको। पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम है कानूनी सलाह और आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में, जिसके रूल्स आए थे सन 2009 में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं श्री अरविंद मोहन सक्सेना, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं। आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। अंतराल से पहले भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आज से विषय से उचित संबंधित कानूनी मशवरा आप हमसे ले सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अंतराल से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पुलिस स्टेशन में किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या वहाँ पर अधिवक्ता की आवश्यकता है, तो आपने कहा नहीं, सीनियर सिटीजन्स डायरेक्टली वहाँ अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की विधिक सहायता वहाँ पर आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ पुलिस स्टेशन का ये कर्तव्य भी है कि वो एक डायरी मेंटेन करें उन सभी बुजुर्गों के लिए जो कि उनके क्षेत्राधिकार में अकेले निवास रहते हैं। अकेले निवास रहते हैं, के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ सीनियर सिटीजन्स अपना घर छोड़कर और वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं, तो वृद्धाश्रम में क्या कोई चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है या वृद्धाश्रम का चयन किस तरह बुजुर्गों को करना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने ये नियम बना करके ये व्यवस्था की है कि हर जिले में एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा और उस वृद्धाश्रम में लगभग 150 लोगों को रखा जा सकेगा। 150? जी हाँ। वहाँ पर 150 लोगों के चयन प्रक्रिया कैसे होगी, इसके बारे में भी नियम बनाए गए हैं कि जहाँ पर एक अधिक उम्र का व्यक्ति है तो कम उम्र की अपेक्षा अधिक उम्र के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार जो अधिक गरीब है उसको कम गरीब की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी चयन में। और जहाँ अन्य चीज़ें समान हैं वहाँ पर पुरुष और स्त्री में स्त्री को प्राथमिकता दी जाएगी इस वृद्धाश्रम में रखने के लिए। तो उसमें उन्हें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? वहाँ पर उनके रहने की, खाने पीने की, कपड़ों की और मेडिकल केयर की सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए बेसिक, वो सब की जाएंगी। और अप्लाई करने का तरीका? अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन जो है देनी पड़ेगी वहाँ पर। जो क्या ये बुजुर्गों के बच्चे या रिलेटिव देते हैं या बुजुर्ग स्वयं देते हैं? बुजुर्ग दे सकते हैं और उनकी या किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं वो कि जाकर के हमारी तरफ से एप्लीकेशन लगा दीजिए। ये तो आपने स्टैंडर्ड बता दिया कि कैसे। और इवन जो है जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी जो है सो मोटो भी जो है खुद भी अपने आप प्रेरणा से किसी व्यक्ति के लिए एडमिशन की कार्रवाई कर सकती है।
जी, मैं यही जानना चाह रही थी जी, जी। कि ये तो आपने एक तरीका या प्रेफरेंस का स्टैंडर्ड बता जी दिया, हाँ जी। लेकिन जो बुज़ुर्ग अपनी फैमिली के होते हुए वहाँ जाके रहना चाहते हैं, जी हाँ जी। तो क्या उनको कोई रीज़न पेश करना होगा? उनको बताना पड़ेगा कि वो क्यों जाना चाहते हैं, क्या उनकी फैमिली वाले उनकी केयर नहीं कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट उनको? नहीं, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो फैमिली के होते हुए भी वो उनकी क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि लोगों की संख्या यदि ज़्यादा है तो नेचुरल है कि उनको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि किसकी प्राथमिकता ज़्यादा है, किसकी अर्जेंसी ज़्यादा है। तो क्या बढ़ रही हैं? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या नेचुरल है कि एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं? देखिए ऐसा है कि समाज में जिस तरह से पारिवारिक व्यवस्थाओं में बदलाव आ रहा है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के टूटने के बाद जिस तरह से जो है एक छोटा परिवार आ रहा है, और दूसरा आजीविका के लिए जिस तरह से लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ करके विदेश जा रहे हैं या दूसरे दूरियों के स्थान पर रह रहे हैं, वहाँ नेचुरल है कि अब सीनियर सिटीजन्स के लिए या वृद्ध लोगों के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं, और उनके लिए फिर यही वृद्धाश्रम के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो ये वृद्धाश्रम जो है ये एनजीओज के भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं, वो भी इसी नियम को उनके लिए मानने बाध्य है? देखिए एनजीओज के लिए भी जो है रूल्स बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर उनका जो स्टैंडर्ड है, एक बेसिक जो सुविधाओं का है, वो जो केयर का है, वो उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो उनको भी इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत ही प्रावधान करने होंगे? उसके लिए अलग से रूल्स बनाए गए हुए हैं। वो डिफरेंट है? वो डिफरेंट है। जो एनजीओज वगैरह रन करते हैं उनके लिए अलग से जो है समाज कल्याण विभाग जो है उन्होंने उसके लिए अलग से निर्देश जारी कर रखे हैं। एक अपील का प्रावधान आपने थोड़े समय पहले हमें बताया था जी कि अगर कोई किसी भी तरह से ट्राइब्यूनल के एक आदेश से सेटिस्फाइड नहीं है जी तो उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपील में जाए। जी। तो अपील की प्रक्रिया और उसकी टाइमलाइन अगर आप बताना चाहें। हाँ, तो अपील में भी जो है उसमें भी रखा गया है कि जल्दी जल्दी निपटारा करें। उसमें जो है और प्रक्रिया को सरल रखने का भी वहाँ कोशिश की जा रही है कि जो है इसमें रूल्स में इसलिए रखा गया है कि आप एक साधारण अपील अपने एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, और वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो फिर अपोजिट पार्टी को नोटिस दे करके और फिर उसमें डिसाइड करेगा कि क्या ये जो ऑर्डर है वो सही है गलत है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वो कर सकते हैं। जी जी जी। तो इसके लिए जो दस्तावेज़ की आवश्यकता है वो ये है कि ओरिजिनल एप्लीकेशन, उसमें एक एप्लीकेशन के साथ जो है आप ऑर्डर कॉपी लगा दीजिए जिस ऑर्डर से आप असंतुष्ट हैं, एग्रीड है, और फिर आपकी जो प्रेयर है जी। वो उसमें क्लियरली आप मेंशन हाँ, कर दें। बता दीजिए कि इसमें ये इस आदेश में ये त्रुटि हुई है, इसको ठीक किया जाए। तो अपोजिट पार्टी सुनने के बाद जो है वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको डिसाइड करेगा। क्या ऐसा भी होता होगा कि किसी सीनियर सिटीजन ने एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, उनकी अपनी संतान नहीं है, या होते हुए भी किसी रिलेटिव को या किसी अनजान को विश्वास पात्र समझते हुए उन्होंने ये अथॉरिटी दे दी कि जी आप ये सब संभालिए और इसकी कंप्लेंट भी कर दीजिए, उनके अपनी संतानों के विरुद्ध, अगर वो चाहें कि इनको डायरेक्शन मिले कि वो उनकी प्रॉपर केयर करें, पर जिसको उन्होंने ऑथराइज़ किया है वही उन्हें धोखा देने लगे, तो फिर उसके साथ कैसे डील किया जाए? उसको डील करने का ये है कि जो ऑथराइजेशन है उसका या जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसको वापस ले लें, उसको सबसे पहले वापस ले लें। हाँ। उसके लिए भी लिटिगेशन कोर्ट में उसके ना लिए जाते हुए उसको ट्रिब्यूनल में जाना, वो भी ट्रिब्यूनल में जाए, कोर्ट नहीं जाना, सिविल कोर्ट नहीं जाना है, उसके लिए भी वो ट्रिब्यूनल में ही जाए। जी। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनकी और क्या अतिरिक्त ड्यूटीज़ होती देखिए हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि ये इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में सुनिश्चित करेंगे कि इसका जो है क्रियान्वयन जो है वो ठीक से हो रहा है। दूसरा है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका वो पब्लिसिटी करें। पब्लिसिटी? जी हाँ। दूसरा जो व्यवस्थाएं काम करें उनकी मॉनिटरिंग करें, सुपरविज़न करें, देखें कि जो है उसमें कोई कमी तो नहीं है। जो लोग उन्होंने इसके लिए नियुक्त किए हैं वो अपना कर्तव्य ठीक से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग पूरी करनी है उनको। पब्लिसिटी से आप विशेष रूप से किन बातों के बारे में बताना चाहते हैं? जो उनके राइट्स और रेमेडीज़ हैं, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या अधिकार हैं और क्या उनके लिए रेमेडीज़ हैं, उसके बारे में उनको जैसे दूरदर्शन है, रेडियो है, अखबार के माध्यम से जो है वो एक जागरूकता पैदा करें, ये भी उनका दायित्व है। और जिला स्तर पर एक कमेटी भी बनाने का प्रावधान रखा गया है नियम में, जो कि ये पूरी व्यवस्थाओं को जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सुपरविज़न करेगी और निर्देश देगी। हम आपसे यही पूछने वाले थे कि ये जो स्टेट लेवल कमेटी है, एक स्टेट लेवल पर एक परिषद रहेगी जिसमें जो समाज कल्याण के जो मंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष होंगे, और उसमें और सदस्य भी होंगे जो विभाग के लोग होंगे और जो बाकी समाज सेवी लोग भी होंगे। साथ में जो जिला स्तर पर भी जो है एक कमेटी का रखा गया है जिसका हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है।
तो ये एक अलग प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू ये बेसिकली ये पॉलिसी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ये कमिटीज़ और परिषद का काम है। परिषद का काम है स्टेट लेवल पे देखना जी। कि ये जो एक्ट है और रूल्स हैं इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इनमें कोई बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, वो सब देखना है। अच्छा, जैसे एक जनरल रूल ऑफ लॉ है, जैसे बच्चों के बारे में भी राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक सर्टन एज तक जो है वो बच्चे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उनका एजुकेशन उनकी जिम्मेदारी होता है। अगर किसी कारण माता पिता इतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं तो एजुकेशन की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। ठीक उसी तरह अगर हम इसका कंपैरिजन इस बात से करें कि बच्चे बेरोज़गार हैं और वो पेरेंट्स को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स को या बुज़ुर्गों को संभालने की जिम्मेदारी ये कैसे? वृद्धाश्रम इसलिए लिया है जहाँ पर कि जो वृद्ध जन हैं वो खुद अपना देखभाल करने में असमर्थ हैं और साथ में उनके परिवार में भी ऐसे साधन नहीं है जिससे कि उनकी व्यवस्था करने के लिए कोई आदमी सक्षम हो, तो वो व्यक्ति वृद्धाश्रम में अपना जाकर के अपना जो है सुविधाएं जो है ले सकता है। तो वृद्धाश्रम वो लोग भी जा सकते हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं है? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो वो उनको नेचुरल है कि उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा किसी की मदद से। और जो वृद्धाश्रम सरकार चला रही है वो जनरली जो है जो गरीब लोग हैं उनके लिए, क्योंकि अब तो वृद्धाश्रम जो है प्राइवेट भी आ गए हैं ना, जिसमें कि जो धन संपन्न लोग भी हैं वो भी जाकर के अपने ओल्ड एज में वहाँ पर रह रहे हैं और उनकी केयर और उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर वो लोग करते वो लोग हैं। देखते हैं वो अपना जो उनके वृद्धाश्रम वाले हैं या जो जिनको उन्होंने इंटरेस्ट किया हुआ है, मान लीजिए उन्होंने किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर रखा है कि आप हमारी प्रॉपर्टी देखिए, उससे जो अर्निंग है उसको जो मैनेजमेंट का एक व्यवस्था बनाई हुई है कि आप केयर टेकर के रूप में रहिए, जी। तो उस पैसे का इस्तेमाल उनकी देखरेख के लिए किया जाएगा। तो वो व्यक्ति उसका जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी में कहीं कोताही करता है, कोई उदासीनता दिखाता है, उपेक्षा करता है, तो फिर वो जो है क्रिमिनल जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। क्रिमिनल केसेस के बारे में इस रेफरेंस में अगर हम जानना चाहें तो कुछ क्रिमिनल केसेस भी इस हवाले से रजिस्टर होते हैं। इस एक्ट में ये भी दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति पर दायित्व है कि वो वृद्धजन का देखभाल करे, उनकी सुरक्षा करे, यदि वह उनको जो है उनको त्याग देता है, छोड़ देता है आरक्षित करके, एकदम जो है लापरवाही करके, तो उसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसको दंडित किया जा सकता है 3 माह की सज़ा से और 5,000 रुपये जुर्माने से। ये पनिशमेंट इसमें प्रावधान किए गए। इसमें ये भी दिया हुआ है कि जिसको निर्देश दिया गया है कि आप भरण पोषण राशि दीजिए, वो नहीं दे रहा है तो उसको 1 महीने की सज़ा का प्रावधान भी है। ओह, ये बहुत ज़रूरी है। जी। मैं चाहूँगी कि आप ये दोहराएं क्योंकि कुछ लोग इस तरह के ऑफेंसेस करते हैं। हाँ, करते हैं। तो मैं लोगों को सावधान करना चाहूँगा, जो लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं सड़क पर या अन्यथा कहीं पर जो है उनको परेशान करते हैं और अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जा सकती है और उनको 3 माह की सज़ा दी जा सकती है। ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी परिस्थितियाँ ना पैदा करें जिससे कि उनको जो है उनके माता पिता या वृद्धजन जो है उनको जेल भेजने के लिए मजबूर हो। बिल्कुल, जी जी। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए अगर आप अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करते रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। यदि परिवार के लोग वृद्धजन का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से उनके वृद्धजनों का जो अनुभव है, ज्ञान है, उसका लाभ परिवार को मिलेगा। बिल्कुल। और एक स्वस्थ परिवार तो वही है जहाँ पर कि परिवार के सभी सदस्य जो हैं खुशहाल रहें, सबके बीच में एक प्रेम हो, विश्वास हो, उससे अच्छा तो परिवार कोई है ही नहीं। बिल्कुल। सर, इसी में एक भरण पोषण अधिकारी का भी पद होता है, उनका क्या रोल रहता है सर? भरण पोषण अधिकारी का रोल ये है कि जैसे कि किसी व्यक्ति को अपना भरण पोषण की ज़रूरत है तो वो ऐसे भरण पोषण अधिकारी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमारे बिहाफ पर ट्रिब्यूनल में जाकर के कार्रवाई करें। तो ये जो भरण पोषण अधिकारी है, इनका डेजिग्नेशन ही ये रहता है कि ये इंचार्ज रहते हैं इस पोजीशन के? डिस्ट्रिक्ट जो जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता है कि वो भरण पोषण अधिकारी के रूप में इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करें। ये उनको जो है डेजिग्नेट किया जाता है, उनको ये एक डेजिग्नेशन दिया जाता है कि आप भरण पोषण अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे वृद्धजनों के लिए। जी जी। अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि भरण पोषण अधिकारी को किस तरह से अप्रोच किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और निवेदन किया जाए, अगर एक एग्जाम्पल या प्रोसेस के साथ आप समझाएं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को भरण पोषण अधिकारी की सेवाओं की ज़रूरत है तो उसको जिला जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ जाकर के जिलाधिकारी, जो उनका जिलाधिकारी स्तर है, उसको अप्रोच करना पड़ेगा, अपनी समस्या बतानी पड़ेगी कि मुझे जो है
आपकी सेवाओं की ज़रूरत है क्योंकि मुझे भरण पोषण की आवश्यकता है, और फिर उसका ये एक ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति के बिहाफ पर जाकर ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा के उसको भरण पोषण दिलाए। ये उनकी ड्यूटी बाउंड है। उनको ड्यूटी दी गई है ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो हमारे पर्टिकुलर क्षेत्राधिकार में जो भरण पोषण अधिकारी होंगे, ये लिस्ट या इसकी कोई लिस्ट होती होगी? इसकी जानकारी जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से मिल सकती है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जो सोशल वेलफेयर ऑफिस है वहाँ मिल जाएगी। हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की ऐसी समस्या है बुज़ुर्गों को कि वो उनको मेंटेनेंस या उनको उचित केयर नहीं मिल पा रही है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाकर उनके पास जो अपडेटेड लिस्ट है वहाँ से भरण पोषण अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके माध्यम से आप ट्राइब्यूनल में अपने प्रकरण को निराकरण के लिए एसडीएम के समक्ष ला सकते हैं। जो एक्चुअली क्या है, एसडीएम ही जो है वो ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है। जी, जो ट्रिब्यूनल है ना, उसका जो पीठासीन अधिकारी होता है वो एसडीएम लेवल का ऑफिसर होता है। जी, तो आप भरण पोषण अधिकारी के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार दोहरा भी चुके हैं कि इसमें किसी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ कहीं हद तक, काफ़ी हद तक भरण पोषण अधिकारी ही आपकी बात को जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो एसडीएम महोदय स्वयं हैं, उनके समक्ष रख सकते हैं और इसके बारे में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पर्टिकुलर एरिया में कौन है वो। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि ये जो प्रचार वाली बात आपने अभी थोड़े समय पहले हमें बताई थी, प्रचार में क्या ये भी शामिल है कि कौन की ये ड्यूटी है? बिल्कुल, प्रचार में बताना चाहिए कि एक कॉमन आदमी अपनी समस्याओं के लिए किस तरह से, किस अधिकारी के पास, और वो इस जो कार्यालय है वो कहाँ स्थित है, ताकि एक आम आदमी को नहीं मालूम होता है कि बहुत सारे ऑफिस होते हैं ज़िले में कि वो कहाँ जाए। तो प्रचार के माध्यम से ये बताना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है इसके लिए इस समय काम कर रहा है, इसका कार्यालय यहाँ पर है और यहाँ जाकर के आप अपनी समस्या रख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर में ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं और कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर्स भी जारी किए गए हैं जिसके माध्यम से बुज़ुर्गों को टेलीफोन के माध्यम से उचित मशवरा भी दिया जाता है। उनके लिए बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं कि इस तरह के जो है बनाए गए हैं टेलीफोन नंबर्स, जिससे जाकर के अपनी शिकायत लॉन्च कर सकते हैं और आपको क्विक रिलीफ मिलेगी उसमें। जी, और उसी पर ऐसा भी होता है कि जो टेलीकॉलर्स हैं आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कई बातों का जो निराकरण और समाधान है वो टेलीफोन के माध्यम से होता है। कई बार बुज़ुर्गों को अकेलापन महसूस होता है, वो चाहते हैं कि उनकी बात कोई बस सुन ले, वो आप बातचीत, दे विल बी अ गुड एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव लिसनर। आप वो नंबर्स पर टेलीफ़ोन कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपको उचित कानूनी मशवरा भी मिल सकता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये आपके क्षेत्राधिकार की बात है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनके क्षेत्राधिकार में आपके एरिया के जो भी भरण पोषण अधिकारी हैं, यू कैन लैंड अप टॉकिंग टू देम। आप उनके माध्यम से अपने प्रकरण को निराकरण के लिए प्रस्तुत करवा सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि क्या इसमें नोटिसेस भी सर्व होते हैं? जी हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट पेश करता है ट्रिब्यूनल में, तो ये जिम्मेदारी है ट्रिब्यूनल की कि वो उस कंप्लेंट की नोटिस अपोजिट पार्टी को दे, और वो नोटिस मिलने के बाद अपोजिट पार्टी अगर जानबूझकर अपीयर नहीं होगी तो फिर एक्स पार्टी जो है ना, एक पक्षी कार्रवाई भी कर सकता है ट्रिब्यूनल। नेचुरली एड्रेस तो वही होता है, तो एक पक्षी कार्रवाई करने की भी पावर है उसको, जुरिडिक्शन। तो एक्स पार्टी जब ये प्रकरणों का निराकरण होता है, तो आपने हमें ये तो बता दिया कि ये जनरली सिविल कोर्ट की तरह ये कार्यरत नहीं होता, लेकिन इसका प्रोसेस एक्स पार्टी होना या नोटिस सर्व होना, क्या है, जो ट्रिब्यूनल है वो सिविल कोर्ट की पावर रखता है। तो जो प्रोसेस है वो उसका उद्देश्य है कि इसको समरी रखा जाए, इसमें जो सीपीसी वगैरह में जो बहुत प्रावधान है उनका पालन नहीं करना है। बड़ा समरी प्रोसीजर है कि किसी ने कंप्लेंट लॉन्च की, उसका नोटिस अपोजिट पार्टी को गया, अपोजिट पार्टी अपीयर हुई और उसने अपना जवाब दिया, तो उसको विचार किया जाएगा। अगर वो मान लीजिए नहीं आई नोटिस मिलने के बावजूद, तो फिर ट्रिब्यूनल एक्स पार्टी जो है कार्रवाई करेगा और उसमें जो भी उचित आदेश है वो पारित कर देगा। और फिर उसके बाद में वहाँ से रोल स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन ऑफिसर का, और एग्जीक्यूशन ऑफिसर जो है वो किसी भी तरह का प्रेयर या जो रिलीफ चाहा गया था उसकी तरफ वो एग्जीक्यूट करवाने का पावर रखते हैं। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्या बुज़ुर्ग डरते हैं किसी भी तरह की प्रक्रिया में आने में
क्या उनकी साइकोलॉजी? देखिए, बुजुर्ग क्या सभी व्यक्ति जो हैं कोर्ट कचहरी जाने से में थोड़ा हिचकते तो ही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी जटिल हैं और उसमें वो उलझ करके वो जो है उनको रिलीफ जो है वो समय पर नहीं मिलेगी, या उनको अन्य कोई परेशानी आ सकती है। कभी कभी उनको डर ये भी लगता है कि जिसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं वो कहीं और ज़्यादा उनको परेशान ना करे, ये भी डर रहता है। क्योंकि कोई 24 घंटे तो अवेलेबल हाँ, नहीं तो होता ये है। परेशानियां हैं उसमें, लेकिन जो है उसका समाधान तो यही है कि आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा उस जगह पर जहाँ से आपके समस्या का समाधान हो सके। जी। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप तकलीफ में रहेंगे, उसका समाधान कौन करेगा? यदि कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, या तो डॉक्टर आपके पास आ जाए या फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति की सहायता लेकर के जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, किसी संगठन की सहायता ले सकते हैं, किसी समाज सेवी की सहायता ले सकते हैं, या कोई और शुभचिंतक पड़ोसी हो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। पड़ोसी भी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि ये एक्ट बनने से पहले और एक्ट बनने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या परिवर्तन आए हैं? निश्चित रूप से जो है इस एक्ट बनने के बाद लोगों में थोड़ा सा ये भय तो आया है कि अगर हम अपने माता पिता या वृद्ध लोगों की जो है को निगलेक्ट करेंगे, उनके प्रति जो है हम डिसरिस्पेक्ट, असम्मान दिखाएंगे, उनको परेशान करेंगे या उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो वो लोग ट्रिब्यूनल की सहायता से उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जो दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर की है। मतलब ये कि भरण पोषण भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में उनको जेल भी भेज सकते हैं। तो ये जो एक कानूनी व्यवस्थाएं बनी हैं, इसका असर निश्चित रूप से जो है लोगों में आ रहा है। और हम लोग अखबार में पढ़ते भी हैं कि यदि लड़के ने जो है निगलेक्ट किया है पेरेंट्स को, तो मालूम पड़ा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उसने आकर के अपने माता पिता से क्षमा मांगी और वहाँ जाकर के ट्रिब्यूनल में आश्वासन दिया कि वह अपने माता पिता का देखभाल करेगा, उनको कोई परेशानी नहीं होने देगा। हम लोगों ने अनेक बार अखबारों में पढ़ा इस चीज़ को, तो ऐसा लगता है कि इस कानून का असर है। जी, बेशक है। इस चर्चा को जारी रखेंगे। इसी बीच में हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से एक व्यूअर जुड़ रहे हैं, मुकेश जी भोपाल से। हेलो। हेलो, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। जी मैडम, ये पूछ रहे हैं कि जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि उनका घर का मामला है, पुलिस या उधर कोर्ट वगैरह में ना जाए, तो ऐसा कोई परामर्श केंद्र है या कोई हेल्पलाइन ऐसी है जिसमें उनका सॉल्यूशन हो सकता हो? जी, लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में अगर आप इन्हें बताना देखिए चाहें। कि यदि आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो आप लीगल एड सर्विसेज हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहती हैं, वहाँ पर एक सेक्रेटरी होता है लीगल एड, उसकी मदद ले सकते हैं आप। दूसरा ये कि समाज सेवी संगठनों की मदद ले सकते हैं आप, समाज सेवी व्यक्ति है उसकी मदद ले सकते हैं आप। और आजकल क्या है कि थानों में भी एक जो है परिवार परामर्श केंद्र जो है बनाए गए हैं, जहाँ पर कि एक औपचारिक रूप से प्रकरण दर्ज करने के पहले वो पारिवारिक मसलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं शासन ने बनाई हैं जिससे कि जो है जो परिवार के लोग या सदस्य जो है जो कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, उनको कोर्ट जाने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्थाओं से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी है, रास्ता है उनके पास। जी जी जी, बिल्कुल है। ये एक मैंडेट बन चुका है हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनके आदेश के उपरांत। ये एक मैंडेट है जिसको अपनाया गया है, स्पेशली अगर फैमिली मैटर है किसी भी तरह का। स्पेशली अब ये तो सीनियर सिटीजन्स की बात है तो इस पर एक स्पेशल अटेंशन होता है। तो इसमें परिवार के जो सदस्यगण हैं वो ऑफेंड ना हो, इस बात के कारण मीडिएशन का एक प्रोसेस है ही, और मीडिएशन के माध्यम से तो बहुत कुछ सुलझाया जा सकता है। थानों में भी ये एक मैंडेट बनाया गया है और इसी के साथ साथ एक प्री लिटिगेशन का भी कॉन्सेप्ट है। आप अगर बताएं। प्री लिटिगेशन का भी जो है प्रावधान रखा गया है, जिसमें कि व्यक्ति कोर्ट में केस दर्ज कराने के पहले वो जो है लीगल एड ऑफिसर के पास जा सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मैटर मीडिएशन के माध्यम से सुलझाया जाए, और उसके द्वारा एप्लीकेशन पेश करने पर वो मीडिएशन की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे पक्ष को बुला करके जो मीडिएटर, ट्रेंड मीडिएटर्स होते हैं जिनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है इस तरह हाई कोर्ट से ट्रेंड होते हैं, और वो जो है दोनों पक्षों के साथ बैठ करके उन दोनों की समस्याएं सुन करके और समाधान उनकी सहमति से निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कोई ऐसा रास्ता निकाला है जिससे कोर्ट में जाना नहीं पड़े मसला को। और इसमें बहुत सारे लोग मैटर सुलझते भी हैं।
हर साल। जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा कोर्ट केस ही करें। उससे पहले कम से कम 2 से 3 ऐसे चरण, ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे आपके प्रकरण का पूर्ण रूप से निराकरण होने का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि परिवार के सदस्य ऑफेंड भी ना हो और इसमें एक बहुत सुखद और शांतिप्रिय तरीके से दोनों की बात सुनी जाती है। जी हाँ जी। और जज साहब स्वयं अक्रॉस द टेबल बैठकर श्रवण जी करते हैं और उचित मशवरा बताने के साथ साथ जो आपकी चॉइस है उसी तरह का आदेश भी पारित करते हैं, जो इक्विवेलेंट है ट्रायल के आदेश के। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी तरह बाइंडिंग है पक्षकारों के ऊपर। जी जी हाँ, उसका एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है और ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। हाँ। क्योंकि कोर्ट कचहरी के खर्चे भी होते हैं और तनाव भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, उससे बचने का ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। टाइम भी लग जाता है, ट्रायल की प्रक्रियाएं भी जटिल होती हैं और इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम मीडिएशन के बारे में बताएं तो इसमें सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। वो कभी भी आपके विरुद्ध यूज़ नहीं किया जा सकता। आप अगर अपनी कुछ गलती एडमिट करना चाहते हैं तो आप जज साहब के समक्ष, जो भी मीडिएटर हैं उनके समक्ष अपनी गलती एडमिट कर सकते हैं और गलती एडमिट करने से, माफ़ी मांगने से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जा बिल्कुल सकता बिल्कुल। है। देखिए, लचीलापन जो है जीवन में बहुत सारे मसलों का समाधान प्रदान करता है। अकड़ने से कुछ नहीं मिलता है, अकड़ने से समस्याएं कॉम्प्लिकेट होती हैं और जीवन और दुभर होता है। जी लेकिन अगर विनम्रता और लचीलापन से हम लोग जीवन जीते हैं तो हम बहुत सारे मुसीबतों से बचते हैं और समस्याओं का समाधान अधिक अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। जी, इसी के साथ हम आपसे बहुत ही संक्षेप में आज के विषय से संबंधित एक मैसेज जानना चाहेंगे। मैं समाज के सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने परिवार के वृद्धजन का पूरा ध्यान रखें। और ध्यान का मतलब सिर्फ उनको दाल रोटी देना ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति सम्मान और प्रेम भाव भी रखें और एक कृतज्ञता का भाव भी रखें। जो उन्होंने उनकी ज़िंदगी में योगदान दिया है, इसका वो एहसास उनके जीवन काल में करें तो ज़्यादा अच्छा है। मरने के बाद जो है उनके लिए कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। उनके जीवन काल में ही उनको प्रेम और स्नेह और उनका देखभाल करेंगे, वो सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा जो है मैं समझता हूँ कर्तव्य है प्रत्येक मनुष्य का। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्ट तो बाइंडिंग है ही, आपकी अपनी पर्सनल ड्यूटीज़ भी हैं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है। लेकिन अगर आपने उसमें किसी तरह का ब्रीच किया तो एक्ट में पनिशमेंट के भी प्रावधान है, वो थोड़ा अशोभनीय हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ये जो एक्ट है, हम चाहेंगे, क्योंकि हम सभी के घरों में सीनियर सिटीजन्स निवास करते हैं और क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ को सर्वोपरि रखा जाता है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्वयं के लिए भी आप इस एक्ट का अध्ययन ज़रूर करें, जो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। इसके बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे तो ना ही पेरेंट्स के अधिकारों का हनन होगा और ना ही आपके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंडिंग स्टेप होगा। हम आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर कि आप कीमती वक्त निकाल कर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। थैंक यू, मुझे इनवाइट किया आपने, और ताकि मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं अपने व्यूअर्स के साथ। जी जी, और समाज में एक बेहतर व्यवस्था बनाने में योगदान दे सकूं, इसके लिए आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे। थैंक यू जी सो जी, मच। थैंक यू सो मच सर। हम सभी एनलाइटन हुए आपकी प्रेजेंस से और अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।